मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग। बुक लॉन्च हो गया, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च हो जाता तो आपको वीडियो मिल जाता है। ऐसे धीरे धीरे से शांति के साथ लॉन्च नहीं होगा, है ना। वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। आज विदाउट लेट आ गए। आज से टाइम पे बिल्कुल। मंदिर गया था ना, तो वहाँ पे अपने हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। हाँ, तो आज विजयदशमी है, तो हैप्पी दशहरा सभी को। और कुछ कुछ जगहों में आई थिंक कल है, आई थिंक, जैसे मैंने सुना है उड़ीसा वगैरह में। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों? ठीक है भाई, तबीयत ठीक है। स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करते हैं निट्टो सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 से। भौकाल करके करोगे क्या सर लॉन्च? और क्या, भौकाल तो होना ही चाहिए पूरा। कैसे लगा सर, कैसे लगा घूम के? कैसा लगा घूम के अभी बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें तुम्हें बतानी है जो मैंने विज़िट से सीखी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, चीज़ें करने के बाद, दैट इज़ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में शामिल नहीं है? नो व्हेन इट कम्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई थिंक मैं आपको बता चुका होगा, तो नेटो सीरीज़ में, और फॉर श्योर मैंने आपको बताया होगा PYQ सीरीज़ में, FRB में, जहाँ बैच से जहाँ से भी आपने किया है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो उसमें दो हेड होते हैं, करेंट और कैपिटल। जैसे जब हम बजट पढ़ते हैं तो बजट में काकादेव में मेला लगा है सर, घूमा। बेटा अभी मेला नहीं, यहाँ पे फोकस करो सर। चलो, तो जिस तरह जब हम बजट पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो हेड होते हैं, एक तो रेवेन्यू और कैपिटल, है ना। उसमें रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे होता है करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जो करेंट अकाउंट होता है उसमें आता है आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। ये होता है विजिबल, ये होता है इनविजिबल्स। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो होते हैं, जैसे एक तरह से ग्रांट की तरह आप समझ सकते हो, और इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, और इसी में आप ऐड करेंगे रेमिटेंस को। रेमिटेंस आई होप सभी लोग जानते होंगे। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वो होता है जो कि इंडियंस, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो जो बाहर रह रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो इंडिया में जो उस पर्टिकुलर जिस कंट्री में रह रहे हैं उस करेंसी के फॉर्म में अगर यहाँ पे भेजेंगे अपना पैसा, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट में आता है बोरोइंग एंड लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें आते हैं दो तरह के इन्वेस्टमेंट। एक तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ FDI, और दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ FPI। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा बताई हैं, जैसे कि रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा इंडिया को रेमिटेंस US से आता है, यानी US में जो इंडिया के सिटीजन्स रह रहे हैं वो भेजते हैं। सेकंड नंबर पे अगर रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में बात करें तो मेक्सिको है आफ्टर इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट? ये इंक्लूडेड है, ठीक है। कॉमर्शियल बोरोइंग, जैसे कि जब हम बजट पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल हेड पढ़ते हैं, तो वहाँ कैपिटल में आता है आपका लोन वगैरह, बोरोइंग्स वगैरह। तो यहाँ पे भी उसी सेम तरह से बोरोइंग आपकी कैपिटल अकाउंट में आएंगी, तो यहाँ पे भी वही होगा। एक्सटर्नल असिस्टेंस मिला है, वो भी वहीं आपका कैपिटल में जाएगा। इनविजिबल्स, ट्रेड इन विजिबल्स एंड इनविजिबल्स, ये हमारा करेंट अकाउंट में जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि किसी कंट्री के फॉरेक्स के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं। फॉरेक्स के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? एक तो होता है FCA, दैट इज़ फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरा, यानी कि जो दूसरी बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी हमारे कितने पास है, कि भाई ऑस्ट्रेलिया का करेंसी, कुवैत का, US का, कनाडा का, इन सब का करेंसी कितना है हमारे पास जो हमें मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से। वो कमेंट में आप ये बताएंगे, ये तो मैंने निट्टो में ही आपको बताया है कि जब हम अपनी जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू अगर गिरती है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का, दैट इज़ लोकल करेंसी का। उस केस में किसको फ़ायदा होता है? इंपोर्टर्स को या फिर एक्सपोर्टर्स को? तो FCA हो गया। दूसरा SDR हो गया, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि आपकी 5 करेंसीज का वेटेड एवरेज होता है। तीसरा होता है हमारा रिजर्व ट्रैंक पोजीशन, RTP।
और चौथा होता है इसमें गोल्ड। इनमें से किसको हम पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं? डेप्रीसिएशन होने पे, दैट इज़ लोकल करेंसी की जब वैल्यू गिरती है तो उस केस में एक्सपोर्टर को फ़ायदा मिलता है। एक्सपोर्टर को फ़ायदा मिलता है बिकॉज कन्वर्जन रेट्स बढ़ चुके हैं। $1 में अगर 70 रुपये हुआ करता था तो डेप्रीसिएशन की वजह से वो और ज़्यादा हो गया, ना $1 में 80 या फिर 85 जितना भी हुआ है। जो SDR होता है इसको ही हम पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। एंड यू शुड रिमेंबर कि हम इंडिया अभी 100 टन ऑफ जो गोल्ड है वो यूके से लेके आया है इंडिया में। ऑलराइट, विच पेनिनसुलर रिवर हैज़ अ ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी? इनमें से किस पर्टिकुलर जो रिवर है उसकी जो सहायक नदी है उसका नाम काबिनी है। बिल्कुल सही है। RTP ऑलराइट, SDR को पेपर गोल्ड बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर कावेरी? काबिनी। तो मैंने आपको क्या बोला था, नाम के एंड में अगर नी या फिर ती होगा तो वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि काबिनी के अलावा हमारी भवानी। ती की अगर बात करें तो ती से कौन एंड हो रहा है? तो अमरावती और हेमवती हो गया, लेकिन ध्यान रखेंगे इंद्रवती नहीं है। इंद्रवती जो ट्रिब्यूटरी है ये गोदावरी की है, ऑप्शन नंबर ए की। अब गोदावरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो गोदावरी की हमने इस तरह से याद रखा है, PPP, दैट इज पर पौआ पर्सन, है ना। MS सुब्बुलक्ष्मी या फिर MS स्वामीनाथन से आप याद कर सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 ये है पेन गंगा, प्राणहिता, पूर्णा। ये क्या है? मंजीरा। ये है सबरी। ये है वेन गंगा, वर्धा और इंद्रवती। तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी निकलती कहाँ से, जल्दी से बताएंगे। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? जब हम बात करें कृष्णा की तो इसको हमने किस तरह से याद किया था कि भीम तू मौसी को लेके घाट पे जा, ठीक है, और वहाँ पे माल रिसीव कर। तो इस तरह से, तो भीम से भीम रिवर, तू से तुंगभद्रा, मूसी से मौसी से मूसी, को से कोयना, घाट से घाट प्रभा और माल से माल प्रभा। गोदावरी की अगर बात करें तो हमने GT रोड से याद किया था, G से गोदावरी और T से त्र्यंबकेश्वर। तो जो त्र्यंबकेश्वर प्लाटीव है, त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? नासिक के पास पड़ता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यानी कि जिनको कि हम महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और वेस्टर्न घाट के जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? वेस्टर्न घाट हायर है या फिर लोअर है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट? ये बताएंगे। कृष्णा की जब हम बात करते हैं तो ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। और जब हम बात करते हैं गोदावरी की तो इसको हम दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, ये हिंदी में मैंने लिख दिया वृद्ध गंगा, या फिर इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। बात अगर हम करें कि कॉन्टिन्यूअस है फिर डिसकॉन्टिन्यूअस, तो यस दे आर कॉन्टिन्यूअस। ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ आ रही हैं जो उनको डिसकॉन्टिन्यूअस बना रही हैं। हायर है कि लोअर है? तो ये हायर है, ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न घाट आर हायर एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। यहाँ की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जिसकी की हाइट है 2695 मीटर। अनाईमुडी आपका पड़ता है अनामलाई की पहाड़ियों में, दैट इज अनामलाई हिल्स पे। और कौन अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल से जोड़ने का काम करता है? कौन सा घाट है ये? और अगर हम यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। और ये क्या था? टेम्परेट फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो यहाँ पे होते हैं उनको हम शोला के नाम से जानते हैं। देन अगर हम बात करें कि जो अनाईमलाई हिल है जिसमें कि अनाईमुडी स्थित है, अनाईमलाई, और जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है दौड़ा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में, जरा बताएंगे। अनाईमुडी और दौड़ा बेटा। तो अगर बात करें दोनों को कनेक्ट कौन करता है, तो ये कनेक्ट करता है आपका पाल घाट, ठीक है। और वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलते हैं इसके वेस्टर्न साइड में एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, जो वेस्टर्न घाट है इसका जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब वेस्टर्न घाट में कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसको रिलीफ रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि दौड़ा बेटा है आपका तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स पे है, और अनाईमुडी की अगर बात करेंगे तो ये केरल में है। ऐसे ही भोर घाट भी, पाल घाट भी, लिख नहीं रहा हूँ, याद मतलब हम लोग देख चुके हैं तो कि जो भोर घाट है, भोर का मतलब क्या होता है, सुबह, ठीक है। तो भोर हो गई, भोर का मतलब सुबह ही तो होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह हम कहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, तो मुंबई से पुणे में काम होता है, IT इंडस्ट्री है। और आपका हो गया थाल घाट, ठीक है, थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट जो कनेक्ट करता है वो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है,
ठीक है। और कावेरी की अगर बात करें तो कावेरी कहाँ से निकलती है, तो ये गोदावरी और कृष्णा दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती हैं। कावेरी कर्नाटक से निकलती है, यहाँ पे कोगाडू करके एक जगह, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सिचुएटेड है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, वहीं से निकलती है कावेरी। और महानदी तो आपको पता ही है, महानदी पे सिचुएटेड है हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुद डैम। और इसको सौरो ऑफ ओडिशा के नाम से भी कभी जाना जाता था, जैसे कि सौरो ऑफ बिहार के नाम से कोसी को जाना जाता है, जैसे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से किसको जाना जाता है, दामोदर को, जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसार वेटलैंड साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूटीज ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सी रामसार साइट है जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नहीं है। रामसार वेटलैंड के बारे में आपको पता होगा, रामसार एक जगह का नाम है ईरान में, जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था इन द ईयर 1971, 2 फेब को, 2 फरवरी को, इसीलिए 2 फेब को हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेकर ये पूरा कन्वेंशन हुआ था, रामसार कन्वेंशन। इसके तहत साइट्स डिक्लेयर किए जाती हैं, और इंडिया में जो पहली साइट थी दैट वाज चिल्का लेक। इसके साथ साथ एक और लेक था, अगर आप बता सकें, चिल्का लेक था और एक और लेक था जिसको साथ में ही 1970 मतलब जो पहला आपका ये रामसार का दर्जा मिला था इंडिया में, वो चिल्का लेक जो उड़ीसा में स्थित है, जो कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर लेक, वैसे तो हम ब्रैकिश वाटर लेक बोलते हैं बिकॉज पूरी तरह से सॉल्टी वाटर नहीं है इसका, क्योंकि इसमें जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, उनका फ्रेश वाटर आके भी मिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो उड़ीसा में है ये। और कौन सा, तो होकेरा वेटलैंड, होकेरा तो आपका जेएनके में है, श्रीनगर में, तो ये तो होगा नहीं बिकॉज ये आपका एक यूटी है। पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये होगा बिकॉज ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। सोमोरिरी लेक की अगर बात करेंगे तो लद्दाख में है। क्या चीज़, वूलर, वूलर नहीं, ना वूलर नहीं है, वूलर नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सही, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत लिख रहे हैं। अब कुछ लोग लिख रहे हैं सांबर, सांबर भी नहीं है। मैं हिंट देता हूँ आपको, ये आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड समझते हैं ना, जो वेटलैंड में बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जो वेटलैंड है वो अपना पूरा जो नेचुरल हैबिटेट है वो खो देगा, तो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया। वूलर की अगर बात करेंगे तो वूलर भी आपका जेएनके में है, ठीक है। और ये आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूटी, इट इज़ तमिलनाडु। ये है आपका केओलादेव घाना, ठीक है, केओलादेव घाना नेशनल पार्क, ठीक है। इस नेशनल पार्क में जो वेटलैंड है वो जो राजस्थान में स्थित है, इन दोनों को एक साथ दर्जा मिला था किसका, रामसार साइट का, इन द ईयर 1981, 1981 में, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 शामिल हैं। मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है उसमें 2 वेटलैंड इंडिया से शामिल हैं। एक तो हमारा ये केओलादेव जो मैंने आपको बताया, केओलादेव, और दूसरा जो है वो है आपका लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। और लोकटक लेक किसके लिए फेमस है, लोकटक लेक अपने वन ऑफ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसको कि हम कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, उसके लिए फेमस है। प्लस यहाँ पे जो फ्लोटिंग आइलैंड हैं उनको फुमडिस के नाम से जाना जाता है। फुमडिस क्या है, फुमडिस है फ्लोटिंग आइलैंड्स। और यहाँ पे पाया जाता है आपका एक डियर जिसको बोलते हैं संगाई डियर, जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, और किस स्टेट को हम मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स लीडिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। लखनऊ पैक्ट, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन और नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे। तो ये कब कब हुआ था, ये आपको मैच मतलब एक तरह से आपको ऑर्डर में लगाना है, जल्दी से लगाइए। चलिए तो देखा जाए अभी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है आपका लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करें तो कब साइन हुआ था, ये 1916। ये है क्या लखनऊ पैक्ट, तो ये जो लखनऊ पैक्ट है ये 2 पार्टीज़ के बीच में पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था। वो 2 पार्टीज़ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्यों इनके बीच में पैक्ट हुआ था, तो देखिए 1916 को जो सेशन हुआ था ये हुआ था लखनऊ में कांग्रेस का। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। एक तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हुई थी कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है उनका रीयूनियन हो गया था। आपको पता है कि जो सूरत का सेशन हुआ था,
सूरत का जो सेशन हुआ था इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अलग अलग हो गए थे, तो इनका यहाँ पे क्या होता है, इनका यहाँ पे रीयूनियन हो जाता है। इसके बाद होता ये है, इसके अलावा, और इस सेशन को प्रेसाइड कौन करता है, सेशन को प्रेसाइड करते हैं हमारे अंबिका चरण मजूमदार जी, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। जो सूरत में हुआ था इसको किसने प्रेसाइड किया था, 1907 में, जहाँ पे मॉडरेट यानी कि नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के बीच में डिवीजन हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट में यहाँ पे ये भी हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट हुआ था। अब पैक्ट इसलिए भी हुआ था, इन लोगों ने जॉइंट डिमांड रखी थी अपनी, क्योंकि आपको पता है 1905 में, अक्टूबर 1905 में होता है बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन होता है। अब बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था, कर्जन इसके लिए, ठीक है, कर्जन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। और जब ये बंगाल पार्टीशन, ये कौन है यार, ठीक है, तो 1905 में कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। और बंगाल का पार्टीशन करने के बाद हुआ क्या था कि हमारे एंटी पार्टीशन मूवमेंट चले थे, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वराज। आपको पता होगा 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1906, जिसको कि दादा भाई नारोजी ने प्रेसाइड किया था। अब इसके बाद हुआ ये था कि इसमें मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन इसीलिए किया था, इसलिए इस तरह से ब्रिटिशर्स ने किया था कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ में डिवीजन क्रिएट किया जा सके। तो ये जो पार्ट था, जो आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो इनको, जो मुस्लिम बांग्ला बोलते थे, तो इनको अलग कर दिया यहाँ पे। ये जो वेस्ट बंगाल है, आज का वेस्ट बंगाल, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, इसमें बिहार और उड़ीसा ये भी पार्ट थे। तो बोला तो उन्होंने था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी प्रशासनिक तौर से इसको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेन ये था कि बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, वो एक बड़ा रीज़न था। तो मुस्लिम्स ने क्या किया था, और उसी समय आपको पता है 1906 में मुस्लिम पार्टी, इसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म भी होता है ढाका में। नवाब सलीम उल्ला इसका जो है फाउंडर था, नवाब सलीम उल्ला और आगा खां। जब ये पार्टी बनती है तो मेन इसीलिए बनती है क्योंकि मुस्लिम्स अपनी एक सेपरेट डिमांड रखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उन्हें फेवर करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1911 में, 1911 में आपको पता है दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? ऑर्गेनाइज किया जाता है हार्डिंगे सेकंड के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली दरबार। और इस दिल्ली दरबार में ये अनाउंस किया जाता है कि अब से जो बंगाल का पार्टीशन है उसको हम एन्यूल करते हैं। एन्यूल का मतलब है रद्द करते हैं। तो इससे मुस्लिम जो है चिढ़ गए। तो उनकी चिढ़न को शांत करने के लिए क्या किया गया कि ठीक है, कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, कलकत्ता से दिल्ली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो है मुगल सीट होती थी, तो मुस्लिम्स के ग्लोरी के साथ एसोसिएटेड थी दिल्ली, इसलिए। लेकिन मुस्लिम खुश नहीं हुए इस बात से, और उन्होंने इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला के अपनी डिमांड्स जो है सामने रखी। रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, ये कब रिटर्न हुए बोस साहब? तो 1921 में, 1921 में हुआ। तो ये था कि सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, कहाँ से रिटर्न हुए थे? तो गए थे ब्रिटेन में ये सिविल सर्विसेज का पेपर देने, क्लियर भी कर लिए एट द एज ऑफ 23। हु वॉज दी फर्स्ट टू क्लियर दी इंडियन सिविल सर्विसेज, जरा कमेंट में बताएंगे। तो बोस जी ने 23 की एज में क्लियर कर लिया सिविल सर्विसेज, लेकिन लात मार के उनकी सर्विस को चले आए इंडिया में, भारत में, क्योंकि नेशनलिज्म उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर दैन इंडियन सिविल सर्विसेज। नाम का था इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन ब्रिटिशर्स के अधीन काम करना होता था उसमें। रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस ये 1921 में होता है। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये 1942 में इंडिया में आता है, और इसके फेलियर की वजह से कौन सा मूवमेंट होता है जरा बताएंगे। और नेवल म्यूटिनी जो बॉम्बे में होती है वो 1946 में, 1946 में होती है। तो अगर ऑर्डर में लगाएंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। और ये जो नेवल म्यूटिनी हुई थी ये कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी, जिसमें कि इसको हम आरायन म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी हुई थी। और इसमें जो काफ़ी सारे इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे, जो मोस्टली जो HMIS तलवार था, ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे जो सेलर्स थे और जो मतलब उसमें डिप्लॉयड थे, उनको मिस ट्रीटमेंट मिल रहा था, खाना ढंग से नहीं मिल रहा था, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके कंपैरिजन में मिस ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था 1946 में। और इसी से ही लिंक्ड है हमारे INA ट्रायल्स, जिनको कि हम इंडियन, ठीक है, एक INA ट्रायल्स भी ध्यान रखिए। INA ट्रायल्स तो खैर अलग है। INA हमको पता है कि एक पार्टी बनी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, 1942 में। उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे आपके मोहन सिंह, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं होंगे तो आपके रास बिहारी बोस ऑप्शन में होंगे। और उसके बाद हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी लीडरशिप ले ली थी, जिसमें कि उन्होंने एक विमेन रेजिमेंट को फॉर्म किया था, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई जी पे रखा था। जब यहाँ से कलकत्ता से जब इसके बाद एस्केप किए थे बोस जी, जब दोबारा गए,
ठीक है, डिस्गाइज में, यानी कि अपना वेश बदल के जर्मनी गए, देन जापान आए। इसके बाद बोस जी कभी भारत वापस नहीं लौटे। आपको पता है उनकी डेथ हो जाती है मिस्टीरियस तरीके से, और उसके बाद वापस नहीं लौटे। तो आईनेट ट्रायल्स भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके 1945 से स्टार्ट होते हैं, और मतलब नवंबर 1945 से स्टार्ट होते हैं ये, और जाते हैं मई 1946 तक। ठीक है, मई 1946 तक ये चलते हैं। क्लियर है? तो इसमें मेनली 3 लोग थे पहले, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और जो शहनवाज खान थे, उनका वो सबसे पहले उनका ट्रायल चला था, लेकिन उन सबको भरी कर दिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। क्रिप्स मिशन के फेलियर पे हुआ था यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कि गांधी जी ने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, डू और डाई, यानी कि करो या मरो। क्लियर है? और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में इंडिया में आया था, जिसमें कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस वॉज दी चेयरमैन। सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने दिल्ली चलो नारा दिया था, गिव मे ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, नहीं तो मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोला था। जय हिंद का नारा दिया था इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात करें तो इन्होंने एक और पार्टी बनाई थी 1939 में, उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जब उन्होंने हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस के बाद जब रिज़ाइन कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी पार्टी विद इन द कांग्रेस, और साथ ही साथ इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन भी किया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद है। नेशनल प्लानिंग कमेटी उन्होंने पहले ही बनाई थी 1938 में, जिसके कि पहले चेयरमैन नेहरू जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा क्या होती है? नॉट एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, एट राइट एंगल्स टू इलेक्ट्रिसिटी, एट राइट एंगल्स टू द इलेक्ट्रिक सोर्स, या फिर एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। सही है सबका? जोया, मनन, स्वपन, सास बहू ड्रामा स्टोरी। अच्छा यूज़र नेम पढ़ने में काफ़ी मज़ा आती है, सास बहू ड्रामा स्टोरी। चलो, तो अब ये क्वेश्चन जो है ना आपके CGL 2022 6 मार्च का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको करना कैसे समझिए। नहीं आता आपको क्या सही आंसर है, बट फिर भी कैसे करना है, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रिक लगाएंगे, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट फर्स्ट। कैसे? ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा वियर्ड लगे, नहीं अगर वियर्ड लग रही, हंसी आ रही, छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मैंने पिछली बार ही बताई थी, और पिछले बार CGL मेंस में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन में लग गई थी। आप इसी सेम ट्रिक को लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में लूँगा। वो है अर्थ की एज पूछी थी वहाँ पर, और जिसको नहीं पता था वो वाली ट्रिक लग रही थी, और वहाँ पर चीज़ें हो रही थी। तो नॉट एट राइट एंगल्स टू, मतलब द इंड्यूस्ड करंट इज़ द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज़। तो ये क्या है? ये तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी विलियम फैराडे ने करी थी। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से जब किसी हम कॉइल को लाते हैं एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, यानी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? करंट इंड्यूस होता है। और इंड्यूस्ड करंट हम फ्लेमिंग के किस रूल से निकालते हैं, ये आपको बताना है। तो 2 चीज़ हम पढ़ते हैं, एक तो फोर्स। क्या फोर्स? फोर्स ये है कि अगर मान लेते हैं किसी मैग्नेट को हम लाते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें उसको क्या होता है, उसको एक, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो उसको जब हम लाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसको हम उसको निकालते हैं, उसका डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें कि कॉन्सेप्ट पे आपका मोटर वर्क करती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें जब इंड्यूस करंट की, तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो अब इंड्यूस्ड करंट कब मैक्सिमम होगा कॉइल में? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज नॉट एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। तो ऑड वन कौन सा हुआ इसमें? ये नॉट एट राइट एंगल गया ये ऑप्शन। एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिसिटी, एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक सोर्स, एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तीनों अलग हैं, लेकिन जिसको हटाए हो उसका भी कुछ यूज़ कर, उसका भी कुछ यूज़ लो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें हटा हुआ ऑप्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही सही आंसर है। 100% सही नहीं होगा, लेकिन 99% सही होगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ चलो 95% केसेस में सही होगा।
ठीक है, 5% का लेवरेज ले लेते हैं, 1% थोड़ा कम है। ये चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि ये मैंने पिछली बार भी बताई थी, सेम क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी करवाया था, क्योंकि ये 2022 में आ चुका है सीजीएल में, और ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही थी वहाँ पे जो पिछला वाला सीजीएल हुआ था। विच मेन ये है कि ठीक है ना हो, लेकिन वही है ना कि अगर हम जैसे कि यहाँ का होता है 5 क्वेश्चन हम इस तरह से करते हैं, 3 सही हो जाते हैं, 2 गलत भी होते हैं, तो मेन ये है कि हमारा नेट पॉजिटिव रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेज मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है गैसेस के लिए, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ऑक्सीजन यूज्ड टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन इन स्पेसक्राफ्ट, नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन गैसेस फॉर्म टू रिप्लेस एयर इन फूड पैकेजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आप बता सकते हैं, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसने मैग्नेटिक इफेक्ट दिया था इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और किसने विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव दिया था, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, यस ये सही है। कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ये जो ट्राइटियम होता है ये आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, जो ट्राइटियम है इट इज़ ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। हीलियम इज़ अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, नो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम आर्गन को यूज़ करते हैं, और आर्गन को और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है जो डबल पेन विंडो ग्लासेस होते हैं उसमें, डबल पेन जो विंडो ग्लासेस होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन इन स्पेसक्राफ्ट, यस क्यों ऑक्सीजन का यूज़ करता है, बिकॉज ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर टू बर्न फ्यूल इन द रॉकेट, ठीक है, एज ऑक्सीडाइजर टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन, ठीक है, तभी वो लॉन्च होता है। जो रॉकेट है वो न्यूटन के किस लॉ पे काम करता है। नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन गैसेस फॉर्म टू रिप्लेस एयर इन फूड पैकेजिंग, यस जो हमारे चिप्स पैकेट होते हैं, फूड पैकेट होते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। कमेंट बताइएगा नाइट्रोजन ना यूज़ करके मान लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन भर दी तो क्या हो जाएगा। ट्राइटियम हमारा रेडियो एक्टिव होता है इसमें। और ज़रा बताइए हीलियम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो नाइट्रोजन का अगर यूज़ नहीं करेंगे ना, और नाइट्रोजन का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो चीज़ों में रैंसिडिटी हो जाएगी, जिसको रैंसिडिफिकेशन बोलते हैं। रैंसिडिटी का मतलब बासापन हो जाना, क्योंकि जो ऑक्सीजन है अभी मैंने आपको बताया इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो चिप्स पैकेट हैं जो भी या फिर फूड है तो उसमें फैट है, ऑयल क्या है वो फैट ही तो है, तो वो जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा खाना या फिर जो भी चिप्स वगैरह हैं आपके। हीलियम की अगर बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो पियर जैनसन ने करी थी, पियर जैनसन ने और नॉर्मन लॉकयार ने करी थी। बाकी मैंने आपको बताया जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज मतलब कि जो आपका 18th ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जिसको कि हमने कैसे याद किया था, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। इन सब में आपको कॉमन मिलेगा एक नाम, जो नाम है विलियम रैम्स है। आपको अच्छा बताना है ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी थी, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। और हीलियम का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको हम बलून्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, हीलियम का यूज़ बलून्स में करते हैं। कौन सी गैस थी जो BGT दैट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कौन सी गैस है जिसको कि लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। कौन सी गैस है जो कि जिसके ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं इन दी डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो जोसेफ प्रीस्टली नाम याद रखेंगे, जोसेफ प्रीस्टली एक नाम याद रखेंगे यहाँ पे, और एक और लोग थे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है, एंटनी लेवोइजियर, ठीक है, एंटनी लेवोइजियर। हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे तो हेनरी कैवेंडिश। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम था इसमें यूनियन कार्बाइड, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझसे यूपीएससी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पे मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आया था। गैस तो याद आ गई थी लेकिन कंपनी का नाम याद नहीं आया मुझे। लाफिंग गैस की अगर बात करेंगे तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ब्राउन फ्यूम्स की अगर बात करेंगे तो इट इज़ NO2, जिसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। और जब भी यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन ना पता हो तो ऐसी स्थिति में सही यही है कि कदम पीछे हटा के सॉरी सर आई डोंट नो या फिर सॉरी मैम आई डोंट नो एंड आई विल रीड इट व्हेन आई विल गो टू होम, ये बोल के आगे बढ़ना सही रहता है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2,
ये आपको लिस्ट मैच करना है, ट्रेड नेम और केमिकल नेम। जल्दी से मैच करिए इनको। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर बुक कब आएगी? अरे आ जाएगी यार भाई, अगले वीक पक्का आ जाएगी, ठीक है, अगले वीक पक्का 100% फॉर श्योर। हाँ, विष्णु दीक्षित के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्डेड क्लास है। विष्णु दीक्षित को ये एक बार एहसास दिला देते हैं टाइम आउट करके कि ये जो क्लास है वो लाइव है ना। अभी विष्णु जी को एहसास हो गया होगा। हाँ, अब ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ज़िंदगी भर भूलते नहीं, और तुम्हें जब भी पढ़ाते हैं तो बताते ज़रूर हैं तभी तो बताते हैं, भूले नहीं हो उसको। ट्रेड नेम और यहाँ पे केमिकल नेम। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो इट इज़ CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका NaHCO3, ठीक है, ये होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। ये होता है धोने वाला सोडा, दैट इज़ वॉशिंग सोडा, Na2CO3। अगर हम इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है Na2CO3.10H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4.2H2O। अब ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे कैल्शियम, इसको हाइपोक्लोराइट बोल लो या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल लो, बात एक ही है। 3, बेकिंग सोडा सोडियम या बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें रहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करेंगे तो इट इज़ व्हाट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2 इसमें रहते हैं आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच। 3142 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3124, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर में जो एडेड है, ये एक्ट करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे। जो ऑक्सीजन है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और पता है आपको जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो क्लोरीन है ये आया कहाँ से, इसको लाते कहाँ से हैं? तो इसके लिए सबसे पहले में क्लोर एल्कली प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं और इसमें क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लेते हैं ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ये होता है एक्चुअल में जो हमारा नमक होता है NaCl होता है, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका जब हम एक्वस फॉर्म लेते हैं तो उसी को ही हम ब्राइन बोलते हैं। और इसको जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो इसमें हमें जो देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट्स वो होते हैं एल्कली और क्लोरीन। एल्कली होता है यहाँ पे NaOH। एल्कली क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से बताइए कमेंट में। और क्लोरीन निकलती है और हाइड्रोजन निकलती है इसमें। और जो हमारा एल्कली होता है, दीज आर दोज बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं, बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर, ये होते हैं हमारे एल्कली। क्लियर इतनी चीज़। और बेकिंग सोडा का कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं एज एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है कि पेट की एसिडिटी को जो ख़त्म कर देते हैं कंपाउंड, उनको हम बोलते हैं एंटासिड। ये किस बेसिस पे ख़त्म करते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन की बेसिस पे न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे काम करता है कि एक एसिड को, क्योंकि हमारा गैस्ट्रिक जूस जो होता है जिसका pH वैल्यू 1.6 होता है। अच्छा ये बताइए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस pH वैल्यू पे फंक्शन करती है? किस रेन को हम एसिडिक रेन बोलते हैं, उसका pH कितने से कम हो जाए तो पेट में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं जिसको एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड में हम जैसे बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, हम इसी की तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि जो मैग्नीशिया का दूध होता है उसका यूज़ करते हैं। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है। और बेकिंग सोडा को और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2 होता है, इसको हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आपको पता ही है। अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मैंने क्या लिख दिया यार, आई रियली सॉरी, ठीक है। ये होगा आपका हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शायद आप में से कुछ लोगों ने करेक्ट भी किया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O। ये कैसे बनाया जाता है? ये जब हम CaSO4.2H2O दैट इज़ जब जिप्सम को लेते हैं, ये क्या होता है? जिप्सम होता है हमारा, ठीक है। इसको जब हम हीट कर देते हैं 373 केल्विन पे, जरा इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा। तो जब इसको 373 केल्विन में हीट करते हैं तो ये बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का यूज़ करते हैं जो हमारी एल्कलाइन सॉइल होती है, बेसिक सॉइल होती है, उसकी एल्कलिनिटी को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे हम 273 घटा देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है?
यस, जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 से 8 में फंक्शन करती है पीएच वैल्यू में, और एसिड रेन जो 5.5 से कम हो जाता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 5.5 से जब कम हो जाता है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है और फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करते हैं। ये इसकी डेफिशिएंसी से छोटे बच्चों में कौन सी डिजीज़ हो जाती है और इसके ये किस में ब्रेक होता है, जो प्रोटीन होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिए हमारे आ जाते हैं वाइटामिन्स, जिनके बारे में सब कुछ पढ़ चुके, और मिनरल्स। मिनरल्स में क्या आ जाते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, ये सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। सॉरी तो चलो, तो नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो मैक्रो अगर हम ध्यान रख लेंगे तो इसके अलावा जितने भी होंगे वो हमारे सब माइक्रो होंगे। मैक्रो में आते हैं NPK, CAMGS। NPK तो आई थिंक सबको याद होगा, NPK फर्टिलाइजर्स आते हैं हमारे, और इसको याद कर सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और पोटेशियम को क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैलियम, ठीक है क्या ये पोटेशियम। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी बताइए, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी बताइए, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तो ये मैक्रो हो गए। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब माइक्रो हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइक्रो पूछा है, आयरन माइक्रो हो जाएगा, मैंगनीज माइक्रो हो जाएगा, क्लोरीन माइक्रो हो जाएगा, मैग्नीशियम इज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशॉर्कर होता है। जो एग, अंडे का वाइट पार्ट होता है उसमें प्रोटीन होता है, पीले पार्ट में वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड में ब्रेक होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन हमारी बॉडी में ये काम करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड ब्रेक करने में। पेप्सिन स्टमक में रिलीज होता है, वो एसिडिक मीडियम में फंक्शन कर सकता है। ट्रिप्सिन को पैनक्रियाटिक जूस में वो कंटेंट होता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है, वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपका किस मीडियम में फंक्शन कर सकता है, बेसिक मीडियम में। क्लियर रहती चीज़ यहाँ पे। और मैंने कुछ आपसे पूछा था आई थिंक, हाँ, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, टेट्राटॉमिक। नाइट्रोजन को N2 लिखते हो आप, N2, तो 2 हो जाएगी इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी यानी परमाणुता। आप सभी को एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि कितने एटम्स से मिल के कोई मॉलिक्यूल बनता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ H2O, तो 2 H और 1 O से मिल के ये वाटर मॉलिक्यूल बना है, नहीं इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। कितने एटम्स से जोड़ के वो मॉलिक्यूल बना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ ओजोन, जरा बताइए, ओजोन की एटॉमिसिटी बताइए और सल्फर की एटॉमिसिटी बताइए। अगला सवाल है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ये भी आपका सीजल 2022 में जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ था सीजल मेंस का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सर बस थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ। अच्छा सौरभ, थोड़ा सा स्लो पढ़ाना है क्या? आपकी यूपीएससी जर्नी की वीडियो चाहिए प्लीज़। हाँ देंगे कभी यूपीएससी वीडियो की भी जर्नी। तो ओजोन हमारा ट्राई एटॉमिक है, 3 है। सल्फर ऑक्टा एटॉमिक है, 8 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑब्जर्व सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरली फॉसिल फ्यूल बर्निंग विच इंक्रीजेस हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबका सही है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखिए, सीजल मेंस का आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं तो है नहीं कि कहीं और हमने यूपीएससी क्वेश्चन उठाया इसको, ये आपका उसी का आया हुआ है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम कह रहे हैं कैसे, देखो पहला जो स्टेटमेंट है, आप पहले अटैम्प्ट कर लो दोनों को पढ़ के। अब मुझे अटैम्प्ट करना है, इसमें अटैम्प्ट लेना है, तो मैं कैसे लूँगा? पहला स्टेटमेंट को मैं गलत क्यों मानूँ? क्या यहाँ पे कोई डेटा है? क्या यहाँ पे कोई फैक्ट है? डेटा फैक्ट जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इस साल से शुरू हुई थी, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हम तभी कहते हैं जब इतना सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का डेटा या फिर फैक्ट हो गया। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग ना सिर्फ हमें इसी पार्ट ऑफ रीजन में देखने को मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ तभी ही होती है, यानी ओनली जैसा वर्ड कि सिर्फ तभी होती है, ओनली, या फिर हमेशा, दैट इज़ ऑलवेज, ठीक है, नन, नेवर,
ये सब एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, और ये जो कीवर्ड जिन स्टेटमेंट में होते हैं गलत होने के चांसेस होते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि अंधी गलत मार दिया आपने, पहले उसको ढंग से समझ लीजिए वो क्या लिखा हुआ है। पहले नॉलेज काम आएगी, बाद में निट्टो विट्टो काम आएगी आपकी, ठीक है। तो ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, ये सब देखना है, कीवर्ड तो उसमें नहीं है, क्योंकि जनरली जो कीवर्ड होते हैं वो गलत होते हैं, या फिर नो, नेवर, नॉट, इस तरह के भी जो नेगेटिव टाइप कॉनोटेशंस के जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी गलत होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये एक तरह से डेफिनेशन है। डेफिनेशन आर जनरली करेक्ट, डेफिनेशन जनरली सही होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, सही है। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज, येस वी ऑल नो, विच पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ वाइड स्पेस, डेफिनेशन है सर, ये डेफिनेशन क्या है जो इसको गलत बना सकता है? कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई कीवर्ड इस तरह से है जो इसको गलत बना सकता है? नहीं। आपको क्या ये लगता है क्या किसी ने किसी किताब में ये रट के आया होगा स्कूल की, जैसे हम बचपन में याद करते थे क्योंकि हमें लिखना होता था इसलिए? कोई नहीं याद करके आता है, ठीक है। स्कूल में तो आप एक एक वर्ड को याद करते थे, पीरियड के बाद ड्यू आता है, ड्यू के बाद टू आता है, इस तरह से हम रटते थे। लेकिन यहाँ पे वो आपको समझ के बेसिस पे करना है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, जो हमारी सबसे निचली परत है और हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं जिस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर बना, वायुमंडल बना। सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले हुआ लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर कैसे लॉस हुआ? जो आपका सोलर फ्लेयर्स आई थी, उन्होंने हाइड्रोजन हीलियम हमारी अर्थ सरफेस से उड़ा दिए। फिर क्या हुआ? अंदर से वोल्केनो के फॉर्म में बहुत वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिससे कि गैस निकली, डी गैसिंग बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा जो स्टेप हुआ था दैट वाज कि जो हमारे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स ने फिक्स किया हमारे एटमॉस्फेयर को। कैसे फिक्स किया? या फिर मॉडिफाई किया। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को क्या किया? मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया उन्होंने? तो उन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से किया। अब जब हमारा एटमॉस्फेयर बना तो डिफरेंट गैसेज हैं, और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर हमारा क्यों टिका हुआ है सरफेस पे? ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें पता है कि जो सबसे निचली लेयर है जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, जिसमें ट्रोपोस का मतलब होता है मिक्सिंग, तो ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। अगर कभी आपसे पूछ ले कि रीजन ऑफ मिक्सिंग कौन सा होता है, आपका ट्रोपोस्फियर होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गैसेज जो है आपस में मिक्स होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर हो गया। ट्रोपोस्फियर में वो मैं स्ट्रेटोस्फियर उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी के लिए, इतना ही रखते हैं, फिर बाकी हम देख लेंगे। तो ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, जिसको लैप्स रेट बोलते हैं। 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर ठीक है, या फिर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर घटता है। अब घटने का कारण ये होता है कि जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसका जो हीटिंग है वो इंसोलेशन यानी आतपन, ये जो सनलाइट आ रही है इसको आतपन बोलते हैं, इंसोलेशन, इससे हीट ना होके ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इससे हीट होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस हमारे ट्रोपोस्फेयर में है वो है वाटर वेपर, देन है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, देन है हमारी मीथेन। तो इनसे हीट अप हो जाती है। ये क्या होते हैं? ये इंसोलेशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि उसको आने देते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ओपेक होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है। इंसोलेशन होता है शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन के फॉर्म में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। तो जो हमारा हीटिंग होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। इज दैट क्लियर? और ट्रोपोस का मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है। जितने भी सारे वेदर फिनोमिना होते हैं वो, यानी कि मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सब आपके यहीं पे यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। क्लियर हो गया कैसे क्या बना? और हमें पता है कि स्ट्रेटोस्फियर ऊपर समताप मंडल है, ओजोन लेयर, और ये कहाँ तक जाती है, इसकी थिकनेस क्या जरा बताएंगे आप? इसकी एवरेज थिकनेस क्या है? स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है, वहीं पे जेट प्लेन फ्लाई करते हैं। ओजोन लेयर आपको वहीं के देखने को मिलती है 35 किलोमीटर की हाइट पर, और उसकी हाइट होती है टोटल 50 किलोमीटर तक, ठीक है। ट्रोपोस्फियर की अगर थिकनेस की अगर बात करें कि कितना थिक होता है, तो इसकी थिकनेस इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर पे हीटिंग ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से बहुत ऊपर तक कन्वेक्शन करंट डेवलप हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम पोल्स पे बात करें तो ये 8 किलोमीटर होती है, लेकिन एवरेज जो निकल के आता है वो 13 किलोमीटर होता है। जहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म और स्ट्रेटोस्फियर शुरू यानी अगले लेयर शुरू होती है, इसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है रेडियो तरंगें जो होती है, रेडियो वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस पे आती हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? बताइए, जिनका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होता है। सर मैं सिर्फ PYQ सीरीज़ रिवाइज कर रहा हूँ, FR भी नहीं, इज इट ओके?
हाँ, उसको ही आप रिवाइज करो, एंड अगर वो आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, और या फिर मतलब देखो ऐसा नहीं है कि कुछ सारी चीज़ें जैसे कि ठीक है आपका एक चीज़ तो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूँ एफआरबी की, तो एफआरबी को आप यूटिलाइज़ करो इस तरह से कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, मान लो प्रेसिडेंट टॉपिक में दिक्कत हो रही है, जैसे मान लेते हैं यही टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाला, तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर कर लो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही करो, ठीक है 100% ही करो, आप उस पार्ट को कर लो, वो उस तरह का बेनिफिट आप उठा लो वहाँ से, ठीक है। तो प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन, तो इनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, और इनको हम प्यार से किस नाम से जानते हैं, एल्गे के नाम से जानते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये रटा हुआ होगा, आपको बहुत कायदे के साथ रटा हुआ होगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ रटा हुआ होगा। तो जो हमारा प्लांटे किंगडम है, तो पहली बात तो RH वाइट टेकर ने, रॉबर्ट वाइट टेकर ने 1969 में पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया, तो जिसमें कि हम प्लांटे पढ़ रहे हैं। और वो भी आपको पता होना चाहिए, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, वो सब आपको पता होगा। तो प्लांटे जो है उसमें 2 प्रकार के, मतलब प्लांटे को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं उनके बॉडी पार्ट दिख रहे हैं ढंग से कि नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो तुम आ जाओ लेफ्ट साइड में, थैलोफाइटा कहलाओगे, थैली में तुम्हारी सारी चीज़ें फैली हुई हैं, इसलिए एल्गे होते हैं ये प्राइमरली, ठीक है, बिकॉज एल्गे जितने होते हैं वो इसी से बिलोंग करते हैं। ग्रीन एल्गे जैसे कि क्लोरोफाइटा बोलते हैं ग्रीन एल्गे को, ब्राउन एल्गे को फाइयोफाइटा बोलते हैं, रेड एल्गे को रोडोफाइके बोलते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगेरा, इसका एग्जांपल है क्लामिडोमोनास, इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा, इसका एग्जांपल है आपका क्लोरेला, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसी का एग्जांपल है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो है ये स्पेस में जो लोग जाते हैं ना वो इसको लेके जाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोटीन और ये सब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ब्राउन एल्गे की एग्जांपल हम बात करें तो लैमिनेरिया होता है ब्राउन एल्गे का एग्जांपल, इसको खाते भी हैं, कैल्प हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, सरगैसम हो गया, ठीक है, सरगैसम जिसके नाम पे सरगैसो सी का नाम पड़ा है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, बॉर्डरलेस सी। रेड एल्गे में हमने क्या ध्यान रखा था, अगर जेली। अगर आपका वेल डेफिनेटेड बॉडी पार्ट है तो हम आपसे पूछेंगे कि आप में क्या कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कि वस्कुलर टिश्यूज़ हैं या नहीं है। अगर नहीं तो जरा आ जाओ लेफ्ट साइड में, तुम कहलाओगे ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब BMW से हमने याद किया था, BMM यानी मोजेस को फिनेरिया बोलते हैं। मर्चेंटिया हो गया, मर्चेंटिया इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। रिंकिया के पापा BMW लेके क्या कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, तो हॉर्न वर्ट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, रिंकिया हो जाएगा, रिक्किया। और ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और इनमें जरा कमेंट में आप बताएंगे क्या, चलो मैं बताता हूँ। ब्रायोफाइटा और जो अगला आने वाला टेरिडोफाइटा, इनमें जो आप ये बोल सकते हैं कि इनके जो सेक्स सेल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर और एयर के थ्रू। और ब्रायोफाइटा में जो मेल सेक्स सेल्स होती हैं वो किस में स्टोर्ड होते हैं, मेल सेक्स सेल्स जो है किस में स्टोर्ड होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा ये हो गया, और ये तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल्स और इनको किस नाम से जानते हैं। देन इसके बाद आते हैं हमारे जो वस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, आपका कैम्बियम। जाइलम क्या करता है, जल का यानी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फल यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट करता है वो फूड का। दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम आपका 1 वे होता है, फ्लोएम आपका 2 वे होता है, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। अब जिसमें वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं यानी कि जाइलम, फ्लोएम वगैरह, उनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेरिडोफाइटा और फेनोरोगैम्स, ठीक है। एंथ्रीडियम बिल्कुल सही है, एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम बिल्कुल सही है, ठीक है। एंथ्रीडियम बोलते हैं जहाँ पे मेल आपका ये और जो स्टोर्ड होता है। तो अब अगर मान लेते हैं आपके वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर आप सीड प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो लेफ्ट साइड में आ जाइए, आप हो जाएंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को जो है हम इसमें होते हैं हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब हो गया कि इनको हम कहलाएंगे क्रिप्टोगैम, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी किस तरह की होती है, हिडन होती है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। टेरिडोफाइटा के अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हो जाएगा इसमें फर्न, हॉर्स टेल, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। अगर आप कोई सीड प्रोड्यूस करते हैं तो कहलाएंगे फेनोरोगैम्स। और फेनोरोगैम्स भी 2 तरह के होते हैं, यानी कि वो जो सीड तो है लेकिन सीड वो कवर्ड है कि या फिर खुला है। अगर खुला है तो आप कहलाएंगे जिम्नोस्पर्म, बिकॉज जो लोग जिम जाते हैं वो खुला होते हैं, मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे करके हम याद रखेंगे। जिम कौन जाता है तो देवदास टाइप के लोग जाते हैं, तो देवदार वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पीते हैं पाइन और काएँ करके चिल्लाते हैं, तो काय का से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स मतलब कॉनिफेरस जो प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जिनमें सीड मतलब कवर्ड होती है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जो फर्दर मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवीजन होता है, मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलेडॉन और डाइकॉट में डबल कॉटिलेडॉन,
क्लियर है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which artificial element has been provisionally named after C. Bogium by American researchers in honor of Nobel laureate Glenn T. Seaborg? तो ये कौन सा एलिमेंट है आपका 106। ये भी ये हम लोग PYQ सीरीज इन सब में देख चुके हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे, जैसे कि ये सी बॉजियम हो गया जिसको बोरियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो 101 आपको नाम मिलेगा मेंडेलिवियम, जो कि हमारे मेंडलीव जी के नाम पे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और मेंडेलिवियम की जो डिस्कवरी है वो एक्चुअल में सी बॉज ने ही करी थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका सी बॉर्जियम, ना कि वो तो बोरियम है आपका 107 पे। सी बॉर्जियम ने डिस्कवरी करी थी आपकी मेंडेलिवियम की। मेंडेलिवियम किस पर्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग करता है? तो ये आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये चीज़ हमें पता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें ये एस ब्लॉक है जिसमें कि हमारा फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आता है। 13 से लेके 18 तक ये हमारा पी ब्लॉक आता है। और ये होता है हमारा डी ब्लॉक जिसमें कि ट्रांजिशन मेटल बिलोंग करते हैं। ये होता है एफ ब्लॉक जिससे कि इनर ट्रांजिशन मेटल बिलोंग करते हैं। इसको लैंथेनॉइड सीरीज़ बोलते हैं और इसको एक्टिनाइड सीरीज़ बोलते हैं। तो लैंथेनियम से शुरू होता है इसलिए लैंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं। आपका एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक जाता है। और एक्टिनाइड जो सीरीज़ है वो एक्टिनियम यानी 89 से लेके लॉरेशियम यानी कि 103 तक जाता है, जिसको कि हम इनर ट्रांजिशन मेटल दोनों को मिला के बोलते हैं। इसमें भी 15 एलिमेंट होते हैं और इसमें भी 15 एलिमेंट यानी कि टोटल 30 एलिमेंट दोनों में हो गए। क्यों SPDF इस तरह से डिनोट करते हैं? बिकॉज इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में घुस रहा है, इसमें P ऑर्बिटल में, इसमें D में, इसमें F में, इसलिए इनका नाम SPDF के नाम पड़ा, ठीक है। जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं वो सारे ही P ब्लॉक में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ P ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल है, मैं बोल रहा हूँ जितने भी नॉन मेटल है वो सब P ब्लॉक में ही है। और यहीं पे आपको ये जो है ये सब ये क्या है, ये हमारे मेटेलॉइड हैं, यानी कि जो मेटल के जितने कंडक्टर नहीं होते हैं गुड कंडक्टर, नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर नहीं होता। एक्चुअल में लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे मोस्टली मेटल हैं और राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल हैं, ठीक है। और लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ जो होता है वो बढ़ता है। किसका? एलिमेंट्स का जो साइज़ है, एटम का जो साइज़ है वो बढ़ता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी वो घटती है। और मैं आपको बता रखा हूँ कि ऊपर से नीचे में जो भी चीज़ बढ़ती है वो लेफ्ट से राइट में घटेगी एंड वाइस वर्सा। दैट इज़ अगर जो घटेगी ऊपर से नीचे में वो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेंसस इन इंडिया। तो सेंसस के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, आपको बताना कौन सा सही है। द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वॉज अटेम्प्टेड इन 1872। फ्रॉम 1881 डेकनल सेंसस बिकेम अ रेगुलर फीचर। 18 ग्रुप बिल्कुल, इस चीज़ को भी हम रिवाइज कर सकते हैं कि जो 18th ग्रुप है इसको हम इनर्ट गैसेस का ग्रुप बोलते हैं। ये हेलोजन होता है, ये आपका चैल्कोजन होता है, ये निक्टोजन होता है, ये आपके एल्कली मेटल होते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते होंगे? बिकॉज हमें पता है मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और वो जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो पानी में घुल जाता है और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली बोलते हैं। तो इसलिए पहले ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली मेटल बोलते हैं, दूसरे वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1872। यस, कौन था इस समय पे जरा बताएंगे? वॉइस रॉय। हु वाज द वॉइस रॉय इन 1872? 1881 में डेकनल सेंसस बिकेम अ रेगुलर फीचर। कौन था 1881 में? तो जो पहला सेंसस हुआ था भारत का वो 1872 में ही हुआ था और ये मेयो के टाइम पे हुआ था। मेयो को किसने मारा था? शेर अफगान अली ने मारा था जब अंडमान निकोबार की जेल में गए थे वहाँ पे, ठीक है। 1881 से डेकनल सेंसस के मतलब एक रेगुलर फीचर बन गया था, नहीं कि हर साल ये हर 10 साल में होता रहा। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इसमें और ऑप्शंस थोड़े से सही कर लेना, ठीक है। ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन इसमें ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, इस तरह से बोथ करेक्ट और बोथ इनकरेक्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे? बोथ करेक्ट, दोनों ही सही है। मेयो के टाइम पे पहला आपका सेंसस हुआ था और ये हुआ था आपका रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। रिपन के टाइम पे और क्या क्या हुआ था? रिपन के टाइम पे हंटर एजुकेशन कमीशन आया था 1881 में। रिपन के टाइम पे ही ध्यान रखिएगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1881 में वो रिपील हुआ था। ये आया था 1882 में, ये आया था 1878 में, लिटन लेके आया था, लेकिन रिपील करने का काम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने किया था। साथ ही साथ रिपन ने आर्म्स एक्ट को भी रिपील करने का काम किया था। इन दोनों को क्या किया था? इन दोनों को रिपील किया था। प्लस रिपन के टाइम पे एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसको हम इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी बोलते हैं। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था
और इसी कंट्रोवर्सी के चलते इसी को हम इमीडिएट रीज़न बताते हैं कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन का। रिपन को हम जानते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और रिपन के टाइम पे ही जो पहला फैक्ट्री एक्ट है 1881 में वो भी आया था, पहला फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन तो खैर सही नहीं है, दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। जो 2011 का हमारा सेंसस हुआ था, इसका ज़रा बताएंगे मोटो क्या था, इसमें सेंसस कमिश्नर कौन थे, और ये कौन से नंबर का सेंसस था। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से कौन जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सेंसस की बात करेंगे तो 2011 का सेंसस था, 2011 की जो जनगणना थी दैट वाज 15th सेंसस, 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, और जो ये सेंसस है 2011 का, ये 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस फादर किसको बोलते हैं ऑफ सेंसस, हेनरी वॉल्टर। ठीक है, हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं, हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं। और सी चंद्रमौली थे इस समय। ठीक है, सी चंद्रमौली थे जब 2011 में हुआ था सेंसस कमिश्नर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल, तो सी चंद्रमौली थे। और अभी कौन है, एम के नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, हेनरी वॉल्टर फादर कंसिडर किए जाते हैं। एंड जो 1881 का हुआ था, 1881 का, ठीक है, सेंसस, इसमें WC प्लॉडन थे, WC प्लॉडन। हेनरी वॉल्टर को क्यों बोलते हैं फिर, तो हेनरी वॉल्टर को इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो पहला एक किसी इंडियन सिटी का जो सेंसस हुआ था, शहर का, वो 1830 में हुआ था, वो ढाका बांग्ला, पहले तो ये इंडिया का ही पार्ट था ना, तो ढाका बांग्लादेश का जो पहला एक सिटी का सेंसस हुआ था वो हेनरी वॉल्टर ने किया था। इसलिए इसको करिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस इन जनवरी 2022। जरा अटेम्प्ट करेंगे इसको अच्छे से। एजुकेशन ओके, चलिए सभी ने सही बताया। ये क्वेश्चन भी आपका सीजल में से पूछा गया था 6 मार्च को, और इसको मैंने इसलिए रखा है सो दैट कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आप, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस आए हैं 25, उनको आप पहले उनको अटेम्प्ट कर लो जो आपका नॉलेज के बेसिस पे बन रहा है। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चन फॉर श्योर ऐसे होंगे जिनमें अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ें अच्छे से, काम एंड कंपोज्ड होके, तो आप सही कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस। एडटेक, एड क्या है यहाँ पे, एड क्या हो सकता है, एजुकेशन। ठीक है, ये लॉजिक आप लगा सकते थे। अब मुझे नहीं पता कि हो सकता है आपको लगेगा हाँ यार कॉमन सी चीज़ तो है, ठीक है, मतलब इतना भी क्या है, वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है, एड से एजुकेशन, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमें वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, या तो हम देखना भूल जाते हैं, या तो इतना प्रेशर होता है कि उस चीज़ को हम वही ना कि ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है आसानी से ऑब्जर्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 14th, नेम दी हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड दैट ब्लोज इन बिटवीन दिल्ली एंड पटना। तो कौन सी हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड है जो दिल्ली और पटना के बीच में ब्लो होती है, नॉर्वेस्टर्स, मैंगो शार, ब्लॉसम शार या फिर लू। तो ये क्या है हमारी, देखिए जितने भी ये पहले के 3 ऑप्शन हैं ये हमारे प्री मानसून शार्स। और ये जो प्री मानसून शावर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मानसून के पर्सपेक्टिव से और एसएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये क्वेश्चन इस पर रिपीटेडली पूछता है। प्री मानसून शावर्स क्या होता है, तो हमें पता है कि जो मानसून से पहले आते हैं, यानी कि जून, मई, जून के महीने में, तो यहाँ पे इनको जाना जाता है नॉर्वेस्टर्स के नाम से। नॉर्वेस्टर अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से, जैसे कि अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, काल बैसाखी। यहाँ पे इसको जानते हैं, यहाँ से मेरा मतलब है कि असम और बांग्लादेश में बरदौली चीरहा, बरदौली चीरहा बोलते हैं इसको यहाँ पे। अगर हम साउथ इंडिया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ब्लॉसम शार्स, क्योंकि कॉफ़ी जो फ्लावर होता है कॉफ़ी का, सॉरी हाँ, कॉफ़ी का जो फ्लावर होता है उसकी अर्ली ब्लॉसमिंग में हेल्प करता है, तो ब्लॉसम शार्स।
और मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, मैंगो शावर्स साउथ इंडिया में। लू की अगर बात करें तो ये इसका सही आंसर होगा। ये चलती है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जैसे कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन ये होता है जब दो चीज़ें कांटेक्ट में होती हैं तो एक से दूसरे में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन होता है लिक्विड फ्लूइड में ऑब्जर्व होता है, देखने को होता है जहाँ पे गर्म चीज़ ऊपर उठती है, ठंडी चीज़ नीचे बैठती है। और रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी पार्टिकल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। एडवेक्शन होता है आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। लू एक लोकल विंड है। कमेंट में आप बताइए एक लोकल विंड का नाम जिसको कि स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच दी कॉलम्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सीजन लिखे हुए हैं और राइट साइड में मंथ अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर लिखा हुआ है। आपको मैच करना है यहाँ पे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। तो वसंत, ग्रीष्म। अब ग्रीष्म का मतलब क्या है? गर्मियों का मौसम। गर्मियाँ कब पड़ती हैं? तो इस तरह से हम लोग याद किया था भाई, जेठ और आषाढ़ में पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि भाई जो जेठ लोग होते हैं वो गर्मी लेके आते हैं, ठीक है। तो 4, या फिर चलो ये चीज़ पता नहीं है तो वर्षा यानी कि आपकी जो बारिश होती है वो कब होती है? तो वो सावन भादों के टाइम पे होती है, तो ये 3 हो जाएगा। इतना तो सब। सी का 3 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है। देन डी का, अच्छा सी का 3 सिर्फ 2 ऑप्शन में, तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं। बी का होगा 4th और बी का 4th ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यानी कि वसंत जो होता है वो अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा लगा रखा है। वसंत आपका चैत्र वैसाख के टाइम पे, अगर हम इंग्लिश मंथ से कंपेयर करें तो मार्च अप्रैल के टाइम पे। और इसी टाइम पे हमें पता है चैत्र के महीने में मोस्टली हमारे जो न्यू ईयर्स होते हैं, जैसे केरल में विशु, कर्नाटक में कर्नाटक और आंध्रा में उगाड़ी, तमिलनाडु में पुथांडु, ये सब चैत्र के महीने में होते हैं। ग्रीष्म जैसे आषाढ़ यानी मई जून, यानी कि आपकी जो बारिश होती है वो सावन भादो यानी कि जुलाई अगस्त में। और शरद ऋतु अश्विन कार्तिक यानी सितंबर अक्टूबर, ये जो अभी आपका अक्टूबर ही मतलब आपका अश्विन कार्तिक का ही टाइम चल रहा है, ठीक है। माघ ऋषि और पौष आपका नवंबर दिसंबर, और माघ फागुन आपकी जनवरी फरवरी। अच्छा आज दशहरा है ना, तो कमेंट बताइए कि बस्तर दशहरा कहाँ पे मनाया जाता है? वेयर इज़ बस्तर दशहरा सेलिब्रेटेड? और चिनूक जो यूएसए की एक लोकल विंड है उसको स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र हु वॉज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ, द लास्ट मॉडर्न एम्परर, किल्ड द किंग and established a new dynasty. Which of the following is this dynasty? सर ये याद नहीं होते, मम्मी को याद रहते हैं। पेपर तो तुम्हें देना है ना, मम्मी को थोड़ी नहीं देना है। मम्मी को तो याद रहते हैं मम्मी लोगों को। ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बस्तर दशहरा। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बृहद्रथ को हराया था जो कि लास्ट मौर्यन रूलर था। मौर्य डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जहाँ पर उन्होंने नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हराया था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। लास्ट रूलर थे धनानंद। और धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था इंडिया में। किस टाइम पे, किस साल में इन्वेट किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने? और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहाँ पे इन्वेजन करके पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ हिडेप्सिस। और वो लड़ने के बाद ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ये भी बताना जरा। और वो वापस चला गया था कहाँ पे? अपना ग्रीक में, बिकॉज उसकी फोर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। अब इस शुंग के बाद आते हैं, और पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा कौन है? अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र है कौन? इसका बेटा। और इसी पे ही मालविका अग्निमित्र लिखी है किसने? कालिदास ने। जो आपके पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी, वो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे पुष्यमित्र शुंग के। और ये जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हिडेप्सिस, वो 326 BC में हुआ था, जो कि झेलम यानी कि जिसको कि वितास्ता के नाम से जानते हैं, उसके बैंक्स पे लड़ा गया था। आपको पता है ना ये कि झेलम को वितास्ता, चेनाब को अस्किनी, और रावी को पुरुषनी, और ब्यास को विपाशा, और सतलज को शतुद्री के नाम से वेदों में लिखा हुआ है। कनवा को जानते हैं, कनवाओं को शुंग भृत्या के नाम से। शुंग भृत्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनके एक तरह से फ्यूडेटरी थे, हम ये बोल सकते हैं, या फिर इनके एक तरह से सर्वेंट्स थे। किसके? कनवा लोग शुंगा के। सातवाहना के फाउंडर कौन थे? सिमुक सातवाहना इसके फाउंडर थे। सबसे पावरफुल रूलर इसके गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। ये कोई फीमेल रूलर नहीं, मेल ही थे, बिकॉज ये फीमेल का नाम रखते थे ये लोग, ठीक है, इसलिए अपनी माता के नाम पे, इसलिए ये नाम है। इनकी जो कैपिटल थी वो प्रतिष्ठान या फिर पैठान थी। और सातवाहना की अगर बात करेंगे तो ये जो अस्सक या फिर अस्मक किंगडम हुआ करता था उसके फ्यूडेटरी थे, ये सामंत थे। और ये जाने जाते थे लेड कॉइन्स के लिए, जो शीशा इसको हिंदी में बोलते हैं, उसके सिक्के चलाने के लिए।
कमेंट आपको बताना सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे, सबसे पहले इंडिया में पंच मार्क्ड गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे, सबसे प्योर फॉर्म में और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किए थे। छेदी अगर बात करें तो ये उड़ीसा में डायनेस्टी ने रूल किया था, छेदी डायनेस्टी ने। और अगर हम सबसे पहले बात करें गोल्ड कॉइन्स की, तो इसको लाने वाला सबसे पहला है, अगर मैं एकदम सबसे पहले की बात करूं तो ये थे इंडो ग्रीक। और सबसे फेमस इंडो ग्रीक कौन सा है, जिसका एक डायलॉग है नागसेन के साथ या फिर नागार्जुन के साथ, जिसको कि किस में रिकॉर्ड किया गया, अगर आप बता सकें तो। फिर अगर हम बात करें, और उसका नाम पे ही उसको रिकॉर्ड किया गया है, एम से नाम स्टार्ट होता है। इंडो ग्रीक ने ही पंच मार्क्ड भी स्टार्ट किए थे, जो पंच मार्क्ड होते हैं जिसमें कि रूलर की जो फोटो होती है वो पंच्ड होती है उसमें। देन अगर हम बात करें सबसे प्योर, एकदम प्योर, तो ये कुषाण डायनेस्टी में कनिष्क जो रूलर हैं, कुषाण डायनेस्टी के हमारे फाउंडर कौन थे, ये थे कुजुल कटफीसेस। कुषाण के फाउंडर थे कुजुल कटफीसेस, लेकिन इनके जो रूलर थे कनिष्क, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या किया था, पैटर्नाइज किया था। और राबाटा के जो इंस्क्रिप्शन है इन्हीं से एसोसिएटेड है। इन्होंने जब थ्रोन पे बैठे थे 78 AD में, तो वहीं से शक संवत की शुरुआत हुई थी। और सबसे लार्ज फॉर्म में, लार्ज होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन अगर बात करेंगे तो वो गुप्त वंश ने स्टार्ट की थी। फाउंडर कौन थे इनके, श्रीगुप्त थे। और इसके बाद जो मेन फाउंडर माना जाता है, जिन्होंने मेन फाउंड किया इसको या फिर फैलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। और उनका नाम था इंडो ग्रीक का मिलिंद, ठीक है, मियांडर या फिर मिलिंद, मियांडर या फिर मिलिंद। और मिलिंद पन्हो नाम की एक किताब में जो है इनके और नागसेन के बीच में डायलॉग लिखे हुए हैं कि किस तरह से इन्होंने नागसेन से क्वेश्चंस पूछे, जो नागसेन ने आंसर किए। और आंसर उन्होंने इतने अच्छे से किए कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। और बाकी की 3 जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उनको किसने पैटर्नाइज किया, तो सबसे पहले तो अजात शत्रु, एक करके याद किया था हम लोगों ने, एक अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। चौथी वाली हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी पहली वाली राजगिरी में, ये वैशाली में, ये पाटलिपुत्र में, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी वाली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जरा ध्यान से पढ़ के इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग और आंसर करेंगे। तीनों क्वेश्चन, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये आसान होते हैं, टफ नहीं होते हैं। ये इनको आंसर करना काफ़ी आसान है। और अजात शत्रु किसका बेटा था, जरा बताना। अजात शत्रु किसका बेटा था, ये ध्यान रखना। पैटर्नाइज किसने किया था, वो है। किसने प्रिसाइड किया था, वो नहीं है। प्रिसाइड तो हमने MSMV करके याद किया था, ठीक है, सबा कामी, ठीक है, MSMV इस तरह से याद किया था। सर आज आपकी एनर्जी लो लग रही है, ऐसा है क्या? अभी रोज़ तो एनर्जी सेम नहीं रहेगी ना, कभी लो कभी हाई होगी। बिम्बिसार का बेटा था। बिम्बिसार कौन था, हरनका डायनेस्टी का रूलर था। और हरनका डायनेस्टी पहले रूलर थे जिसने कि मगध में रूल स्टार्ट किया था। और बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उडाइन। उडाइन ने ही कैपिटल शिफ्ट करी थी फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, ठीक है। और जो बिम्बिसार थे उन्होंने क्या किया था, जीवक नाम का एक फिजिशियन को भेजा था, जो अवंती के रूलर थे, जो उज्जैन में पड़ता है, वहाँ के रूलर के लिए। उनको जॉन्डिस हो गया था उनके लिए, ठीक है। हाँ, हैप्पी दशहरा सभी को। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि पिछले 10 सालों में, पिछले जो 10 साल थे उसमें एक साल भी इनके बीच का जो ट्रेड है वो घटा नहीं है, वो इंक्रीज ही हो रहा है। 10 साल में अगर एक साल भी घट गया होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है बात की सही कि नहीं, कि अगर 10 में से एक में भी घट गया ये तो गलत हो जाएगा। ये अगर ये बोल देता इंक्रीज हुआ है तो कम चांसेस होते गलत होने के, लेकिन बोल रहा है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, यानी कि तब से इंक्रीज होता ही जा रहा है हर साल, ठीक है। तो ये फिशी मतलब कि गलत होने के चांसेस हैं। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल रिसर्च आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट इन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये सही होने के चांसेस हैं, ये हम नॉलेज से हमें पता चलती हैं। क्यों? जूट हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेक्सटाइल का, और जूट के प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे, और इंडिया में कौन सा स्टेट टॉप पे? वेस्ट बंगाल टॉप पे है। और जूट के एक्सपोर्ट में वेस्ट बंगाल टॉप पे, बांग्लादेश टॉप पे है। तो इंडिया बांग्लादेश में टेक्सटाइल आर्टिकल्स के इस तरह से वो होता होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मतलब सही होने के चांसेस हैं। कमेंट में ज़रा ये बताएंगे कि जो पहली जूट फैक्ट्री है इंडिया में वो कहाँ पे और कब स्टैब्लिश हुई थी, पहली जूट मिल। इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। देख रहे हैं, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी हम सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करते हैं नेपाल से।
बिना सिर पैर की बात है कि नहीं है? कोई लॉजिक है इस बात का? नेपाल के साथ हमारा ट्रेड होगा, चाइना है, यूएसए हैं, इनके साथ हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड होता है कि नेपाल के साथ होगा ट्रेड हमारा ज़्यादा? और फिर वो भी लास्ट 5 साल से बना हुआ है, किसी यानी एक साल में भी ऐसा नहीं हुआ कि नेपाल के साथ हमारा पूरे वर्ल्ड में 5 साल हमारा नेपाल से जो है सबसे ट्रेड। तो दोनों एकदम वियर्ड से। तो यहाँ पे ट्रिक आप ये नोट कर सकते हो कि एलिमिनेट द वियर्ड, एलिमिनेट द वियर्ड, ठीक है। जब हम बात करते हैं पहली जूट मिल की, और जूट को हम किस फाइबर के नाम से जानते हैं? तो पहली जो जूट मिल इंडिया में इस्टेब्लिश होती है उसको हम बोलते हैं एकलैंड मिल, ठीक है। ये एकलैंड मिल है जो 1855 में 1855 में रिसरा वेस्ट बंगाल में फॉर्म हुई थी, रिसरा वेस्ट बंगाल में। और पहली अगर कॉटन मिल की अगर बात कर लें तो फर्स्ट कॉटन मिल, तो ध्यान रखना जो पहली कॉटन मिल है वो पहले सेटअप हुई तो कहाँ पे? कलकत्ता में ही सेटअप हुई थी, ठीक है। कलकत्ता में ही सेटअप हुई थी, लेकिन कलकत्ता में चल नहीं पाई थी, इसलिए कॉटन मिल जो पहली सेटअप हुई थी वो 1854 में 1854 में हुई थी बॉम्बे में, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, ठीक है। स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन मतलब हुई तो 1818 में थी पहले फोर्ट ग्लॉस्टर में, लेकिन जैसे हमने बताया चल नहीं पाई ये आपकी कॉटन मिल, ठीक है। इसलिए फिर बाद में 1854 में मुंबई में। और जूट को हम जानते हैं किस नाम से? जूट को हम जानते हैं गोल्डन फाइबर के नाम से। और जूट हमारी किस तरह की क्रॉप है? ये हमारी एक तरह की कैश क्रॉप है, इसको इससे हम कैश, और ये प्लांटेशन क्रॉप भी है। प्लांटेशन मतलब जहाँ पे हम एक बहुत ही बड़े पार्ट ऑफ एरिया में जब किसी चीज़ के प्लांटेशन करते हैं, खेती करते हैं, तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। कैश जिससे कि हमें पैसा, कमर्शियल क्रॉप भी हम बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI ऑन डैश। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख को NBFC MFI के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था? तो NBFC MFI के लिए पूरा फ्रेमवर्क कब दिया था? तो इसके लिए सबसे पहले तो 2010 में एक कमेटी बनती है जिसको कि मालेगाम कमेटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। मालेगाम कमेटी बुक आ जाएगी भाई, काहे इतना तुम लोगों किए हुआ, अगले वीक फॉर श्योर 100% आ जाएगी, ठीक है। 2 दिसंबर 2011 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और NBFC MFI तो पहले हमें पता है क्या क्या, लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं ना, MFI को तो चाट चुके हैं रट रट के एकदम। MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वो क्या होते हैं? जो छोटा लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कितना छोटा? 1 लाख से कम। किन को प्रोवाइड करते हैं? जिनका इनकम 3 लाख से कम होता है एनुअल इनकम। कोलेट्रल देना पड़ता है, कोलेट्रल यानी कि गिरवी नहीं देना पड़ता है, कुछ नहीं रखना पड़ता है। फादर किसको बोलते हैं? मोहम्मद यूनुस को बोलते हैं। अगर आपको NBFC MFI का दर्जा चाहिए तो आपके जो 85% जो आपके एसेट हैं वो एज अ माइक्रो लोन के फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद आपको 75% मेंटेन करके चलना है, ये चीज़ है। देन अगर हम बात करेंगे NBFC क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो इनको रेगुलेट तो RBI ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इनको ये बोला गया कि आप डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट तो आप जानते हैं, जैसे कि सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, इनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब MFI के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया में MFI का क्राइसिस कहाँ पे आया था और किस साल आया था? MFI का क्राइसिस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो क्राइसिस है वो इसी आसपास वाले साल में ही आया था। ज़रा बताएंगे और कब, कहाँ पे आया था? उस स्टेट में आया था जिसका रिसेंट में उसको अभी उसकी नई कैपिटल मिली है। बताइए वो कौन सा स्टेट है? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड में आपके इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं, राइट साइड में आपके हेडक्वार्टर्स लिखे हुए हैं, ICAR के, आपको मैच करना है इनको। भाई बुक लॉन्च डेट अगले हफ्ते बता देंगे भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सबका सही है, साल 2010 था ये, जब बहुत लोगों को माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया, लेकिन वो लोग भर नहीं पाए। अब काफ़ी लोग होते हैं भाई, उनको माइक्रो क्रेडिट कोई धंधा उद्योग करने के लिए नहीं चाहिए, उनको अपनी बेटी की शादी करनी, लेकिन उन्होंने धंधा बोल के ले लिया। अब बेचारे वो भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने धंधा तो बनाया नहीं, तो उनको इतनी प्रताड़ना दी गई कि उसमें से बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया। उसी को MFI क्राइसिस बोलते हैं, 2010 में हुई थी ये। एंड यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आए तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसको बागबानी बोलते हैं, जहाँ पे आप फ्लावर्स, फ्रूट, ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट, इन सब की खेती करते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर इज एसोसिएटेड विद द गोल्डन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है। तो ए का जो मैचिंग होगा हॉर्टिकल्चर, ये बैंगलोर होगा,
एक सेकेंड, ओ सॉरी सॉरी, एरिड हॉर्टिकल्चर इसका बीकानेर ही होगा, सॉरी सॉरी। एरिड 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 मतलब सूखा, सूखा कहाँ पड़ता है? बीकानेर राजस्थान में। हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो होगा वो बेंगलुरु में होगा, ये ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ए का 1 और डी का 4 ही होगा, ठीक है। और कॉटन रिसर्च नागपुर में और राइस रिसर्च जो है वो कटक में ही है। तो यहाँ पे आई थिंक 1 2 3 4 ही हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 2 3 4 ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, कमेंट में बताइए कॉटन किस तरह की सॉइल में सबसे बेस्ट सूटेबल होती है, कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। राइस किस तरह की आपकी क्रॉप है, और इसके 3 जो वैरायटीज़ होती हैं जिसको वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है उनका नाम बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम, अच्छा विद्याधरपुर कर्नाटक, अच्छा ये नहीं पता था मुझे कि विद्याधरपुर में है ये, ठीक है। सर आज आपने सपने में अपना फेस रिवील कर दिया, अच्छा ऐसा है क्या? सॉइल की अगर बात करेंगे तो ये ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, जिसको कि हम रेगर के नाम से जानते हैं, जो अपनी सेल्फ प्लॉइंग करेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है। ये सब आपको चीज़ें पता है सर, है ना? सेल्फ प्लॉइंग करेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये बहुत ही इम्परमिएबल सॉइल है, यानी कि वाटर जल्दी से परमिएट नहीं करता है नीचे। कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। राइस की अगर बात करेंगे तो ये जो जिसको पैडी बोलते हैं, खरीफ फसल है आपकी, और इसको जो 3 वैरायटी ग्रो की जाती हैं वेस्ट बंगाल में वो है औस, अमन एंड बोरो। क्लियर, ठीक है। मतलब इतने दिन इसको फ्रॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए, बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये होता है फ्रॉस्ट। से मुझे याद आया, फ्रॉस्ट जो है ये क्या होता है? एज अ फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। फ्रॉस्ट क्या चीज़ होती है? जल्दी से बताइए सर। 3.0 ज्योग्राफी क्लास नहीं होगी क्या आज? आज नहीं होगी पीयूष, सैटरडे संडे को नहीं होती है, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। और फ्रॉस्ट ये फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में और क्या आता है हमारा संघनन में? इसमें हमारा कंडेंसेशन में आता है फॉग, ठीक है। फॉग आता है, डिव आता है, मिस्ट आता है, ये कंडेंसेशन होता है, ठीक है। जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन में हमारा स्नो, हेल, स्लीट, रेनफॉल आता है। ये सब फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं। लेक्चर होता है ख़त्म। नोट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो नोट्स आपको फ्रीली इस पीडीएफ, ये जो लेक्चर का हमने पीडीएफ लिया, ये साथ ही साथ नोट्स आपको दोनों टेलीग्राम पे मिलेंगे। पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं 5 लेक्चर्स, उनकी मैंने पहले ही आपकी अपलोड करके रखी हुई है। कहाँ पे? परमार, कल मैंने अपलोड कर दी परमार एसएससी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कल लेक्चर होगा नहीं होगा मैं अभी श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, ठीक है। पहले तो मैंने आपको यही बोला था सैटरडे संडे को भी नहीं होगा, नहीं आज भी लेक्चर नहीं होना था, लेकिन मैंने जैसे तैसे टाइम मैनेज करके लिया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि ब्रेक हो। कल भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ब्रेक ना हो, और रीज़न उसका ये है क्योंकि आज दशहरा है, तो दशहरा में गाँव जाना होता है, तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि कल बहुत ही जल्दी वहाँ से निकलूँ और आपका क्लास ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सुबह 10 बजे आपका क्लास होगा कल, अगर होगा, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा, वो 10 बजे ही होगी क्लास। 9 बजे इसलिए रखना था क्योंकि निकलना था, ठीक है, गांव के लिए, तो इसलिए थोड़ा मैंने जल्दी आज क्लास रख लिया था, ठीक है। और आज एनर्जी क्यों वो लग रही है? क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल करके आए थे तो थकावट थी थोड़ी सी, इसलिए थके हुए थे, लेकिन जोश पूरा है अंदर से, है ना। आवाज़ नहीं निकल रही है बस कल खाना वाना भी नहीं खाया था ना रात में, इसलिए। तो हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, या फिर हम मंडे वाली क्लास में करेंगे जो मेन वाली है ना, उसमें। आज आपने हेलो एवरीवन नहीं बोला, ऐसा ही क्या? सच में नहीं बोला सो हेलो एवरीवन? हाँ, टेलीग्राम पे है इसके नोट्स। बुक हिंदी में भी आएगी क्या? बुक हिंदी में भी आएगी परवीन कौशिक जी, हिंदी में भी रहेगी। सर किसके साथ गए थे आप, क्या कर रहे हो? प्लीज़ स्टेनो के लिए भी करा दीजिए। स्टेनो के लिए भी करवाएंगे, मंडे की क्लास में बताएंगे, ठीक है।
चलिए भाई, थैंक यू। और ये सब PDF आपको परमा टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्या चीज़ है, हु गेव 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल ने दिया था। अर्नस्ट हैकल वही है जिन्होंने 1866 में इकोलॉजी टर्म दिया था। इन्होंने 3 किंगडम्स में बांटा था पूरे लिविंग वर्ल्ड को, एनिमेलिया, प्लांटा और प्रोटिस्टा, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया, ये तो RH व्हाइटटेकर ने किया था। अर्नस्ट हैकल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, ठीक है। अनवांटेड थॉट्स को कैसे रोकें? रूट कॉज पकड़ो कि अनवांटेड थॉट्स आ क्यों रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं कल मोस्ट प्रॉब्ली एट दी 10 AM। एंड हैप्पी दशहरा सभी को फाइनली, ठीक है। दशहरा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे गांव में दशहरा दिवाली से भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे जब हम लोग छोटे छोटे थे तो त्योहार होता है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग पॉलीथीन वगैरह लेके जाते थे, तो घर घर जाते थे, सबके घर जाते थे, और सबके घर में बैठे रहती थी दादी बूढ़ी माँ, और वो जो है त्योहार देती थी। त्योहार में होता था लाई होता है त्योहार में, जो गट्टे नहीं आते हैं, गट्टे चीनी के, वो दिए जाते थे, ये सब दिए जाते हैं त्योहार में। फिर हम लोग सुबह जो है, सुबह देखते थे किसने सबसे ज़्यादा त्योहार इकट्ठा किया। तो ये होता है हमारे यहाँ पे, मतलब ज़्यादा होता है दशहरा, दिवाली से ज़्यादा मनाया जाता है। रावण किसको बनाओगे सर? बेटा तुम ही को बनाएंगे, क्योंकि तुम ही को ज़्यादा चुल मस्ती रहती, इधर उधर ज़्यादा इधर उधर कमेंट करते रहते, तो तुम ही को बनाएंगे। रावण से ज़्यादा एक बार हम लोगों ने रावण भी बनाया था, पता है किसका? जो चिड़िया के घोंसले होते हैं, जो मतलब वो छोड़ देती हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे शेप के घोंसले होते हैं। उसी मतलब याद आ रहा है मुझे, मैं तो इतना कोई बड़ा वो आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मतलब रावण थोड़ा सा मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक बार हम लोग को याद है, खेत हम लोग घूमे थे, और वहाँ से ये घोंसले तोड़े थे, और काफ़ी मज़ा आया था। कंप्यूटर की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस सर का सिस्टम ठीक हो गया मन सर का, तो कल से स्टार्ट कर देंगे वो क्लासेस, है ना, कंप्यूटर की। कल आपको मंदिर में देख लिया वाइट T-शर्ट पहने। अरे बेटा मियाँ सेठी, कितना झूठ बोलोगे, कितना फेंकोगे। वाइट शर्ट हमने पहनी नहीं रखी थी, हमने क्रीम कलर की चेक शर्ट थी जिसमें कि ब्लैक लाइनिंग बनी हुई थी। तो तुम पूरी तरह से एकदम झूठ हो, है ना। चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।